आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जो मैंने बताया है स्रोत आपको बहुत ही लिमिटेड बताया है, वो चाहे जीएस के लिए हो और चाहे करंट अफेयर्स के लिए हो। आप सभी को ये भी पता होगा कि स्रोत के साथ साथ मैंने हमेशा प्रूफ भी दिखाया है और प्रूफ किया है कि क्या जो मैं स्रोत आप लोगों को बता रहा हूँ वो सही मायने में सही सच साबित होती है कि नहीं, उसके लिए मैंने हमेशा प्रूफ दिया है। करंट अफेयर्स की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, चाहे वह पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या कोई भी परीक्षा हो। आप सभी को पता है कि अभी 13 दिसंबर को बीपीएससी परीक्षा आयोजित हुई है। उसमें करंट अफेयर्स के बहुत ढेर सारे प्रश्न आए हैं, लगभग 42 करंट अफेयर्स आए हुए हैं और उसमें केवल 2 मैगजीन से मैं 37 प्लस का साक्ष्य देने वाला हूं। केवल बोल करके नहीं बल्कि दिखा करके भी देने वाला हूं, जैसे मैं जीएस में हमेशा दिखाता आया हूं और अपना स्कोर भी साथ साथ दिखाता रहता हूं। जिसमें से एक घटना सार हमने बताया था और एक समसामयिक क्रॉनिकल पतली वाली जो मंथली आती है। केवल इन्हीं 2 स्रोतों से मैं आपको साक्ष्य दिखाने वाला हूं और आप लोग देखेंगे कि कैसे आपका लगभग 85 से 90% करंट अफेयर्स यही कवर कर देता है। और इसके बाहर की बात करें 2 4 5 प्रश्नों की, तो निश्चित रूप से उसमें 2 3 प्रश्न हर पेपर में ऐसे 2 4 5 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जो आपने पढ़ा नहीं होगा या किसी भी मैगजीन में जल्दी नहीं मिलते। किसी में कुछ अधूरे रहते हैं तो किसी में कुछ अधूरे रहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या 1 2 3 4 प्रश्नों के लिए आप 4 4 5 5 मैगजीन पढ़ने के लिए आपके पास समय है? इतना बोझ पालने से आपका और तैयारी बाधित तो नहीं होगा? तो निश्चित रूप से बाधित होता है। इसलिए मैक्सिमम जहां से आपका काम हो जाए वो आपको करना चाहिए और उसके लिए कौन सा आपके लिए बेस्ट रहता है मैंने आपको पहले भी बताया था और आज मैं उस चीज़ को प्रूफ करना चाहता हूं कि जो मैंने बताया था उसे आप पूरे विश्वास के साथ आंख बंद करके बार बार पढ़ते रहिए और वो करंट अफेयर्स का आपका बहुत ही बेहतरीन काम 85-90% कर दे रहा है। बस उतना ही संतोष करिए, उसके ऊपर न तो कोई कर पाता है और न ही कोई मैगजीन दुनिया की फंसा पाती है। ठीक है, आज 2 दिन हो गया, लेट भले मुझे हुआ है लेकिन मैं जानते हो आप लोग कि मैं जो करता हूँ बहुत ही व्यवस्थित करता हूँ ताकि आप लोगों को विश्वास हो और खुद को कॉन्फिडेंस आए कि अगले परीक्षा के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, बहुत से कोचिंग, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब देख चुका। उसके बाद मैं इस पर काम कर रहा था लगातार कि आप लोगों को हवाई नहीं बताना है कि मेरे मैगजीन से, मेरे चैनल से, मेरे पढ़ाए हुए बैच द्वारा, पेड बैच द्वारा या टेस्ट सीरीज द्वारा इतने आए, बल्कि मैं एक एक चीज़ों को दिखा करके आपको बताना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को पेपर ही दिखाना चाहिए मुझे, जो कि बीपीएससी का है कि नहीं ये आप लोग देख लीजिए। सारा पेपर लगाया है और सब पे पेज नंबर भी मैंने लिखा है, कौन से प्रश्न कहाँ से आए हैं और कहाँ से फंसे हुए हैं। ठीक है, सारे स्रोतों का नाम मैंने लिख दिया है और इसको मैं बारी बारी प्रश्न के हिसाब से दिखाता चला जाऊंगा। और उससे पहले आप सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगता है इन सबको करने में। आपको क्या लगता है कि उठा के कहीं रेडीमेड तैयार था मैंने डाल दिया? नहीं, इसके लिए मैं 2 दिन से मेहनत कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कहाँ कहाँ चीज़ें फैली हुई है। उसमें भी हो सकता है 1 2 प्रश्नों पे नज़र न गया हो, लेकिन हर चीज़ में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, इस प्रकार से पेज संख्या सहित मैंने डाला है हर चीज़ और एक नहीं दो दो 3 मैगजीन्स के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कहाँ से आपके ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, 42 में 37 36 38 प्रश्न आ गया, समझ लीजिए बहुत है। इससे ज़्यादा कोई मैगजीन नहीं फंसा सकता। हो सकता है 1 आध प्रश्न इधर उधर कोई और फंसा दिया हो तो इसमें न हो, क्रॉनिकल या घटनासार में न हो, लेकिन बहुत से ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे जो घटनासार और क्रॉनिकल में है लेकिन अन्य मैगजीन में नहीं मिलते, तो 2 4 अधूरे रहते ही हैं। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं मैंने प्रश्न संख्या भी डाला है 41 यहाँ तो डाला है, एक बीच में भूल गया था तो देखिए कहीं मैंने 42 डाल दिया है। ऊपर मैं भूल गया था, बाद में मुझे दिखा, वो भी देखिए यहाँ पे है। क्वेश्चन 42 करंट अफेयर्स के प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पेज में एक प्रश्न है 40 है ये और यहाँ पे 41, वहां दिखा दिया 42। देखिए 41 करंट अफेयर्स आए हुए हैं। 41 नंबर में कौन सा है, थोड़ा सा फोटो सही नहीं है लेकिन यहाँ पे आपको फोटो सही देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। 41 नंबर का प्रश्न यही था कि चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला कौन सा देश है, चीन है या फ्रांस है, वगैरह वगैरह दिया है। तो इसका स्रोत मैंने देखिए घटनासार में 164 पेज नंबर पे है, जुलाई के क्रॉनिकल में पेज नंबर 22 पे है, और सितंबर के क्रॉनिकल में भी दिया हुआ है पेज नंबर 21 पे। इसका स्रोत दिखाना चाहूँगा तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है चीन का चंद्र मिशन चांगई-6 चंद्र सतह से नमूने लेकर पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा। तो आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं चीन है, मिट्टी के नमूने लेकर के आया हुआ है। ठीक है, मैं केवल साक्ष्य दिखा रहा हूं कि आपका दिया हुआ है घटनासार में। ठीक है, और घटनासार अर्धवार्षिकी से लेकर के घटनासार वार्षिकी में भी दिया हुआ है। चीन देखिए ये है क्रॉनिकल का साक्ष्य है, मिट्टी और नमूना लेकर के आया है, चीन ने पहली बार ऐसा किया है। स्पष्ट क्लियर, ये क्रॉनिकल का पेज है। ठीक है, और ये देखिए ये भी क्रॉनिकल का है जो कि अगले महीने में दिखाया था, सितंबर वाले पेज में मैंने लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आरती वाला आ गया है। आरती वाला प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा, ये 2-3 किताबों में मिल गया है, प्रश्न शायद नीचे हो गया है। रुकिए पहले प्रश्न दिखा देते हैं, आरती वाला कहाँ है। ठीक है, तो आरती वाला देखिए प्रश्न नंबर ए है, यहाँ पर है प्रश्न नंबर 40। इस क्वेश्चन के हिसाब से 142 है। यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमूल क्लोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा 2024 में सम्मानित किया गया, मई 2024 में। तो देख सकते हैं घटनासार पेज नंबर 128 पे है, घटनासार अर्धवार्षिकी में भी ये दिया हुआ है, ई रिक्शा चालक है। ठीक है, इसका साक्ष्य मैंने दिखाया है, इसका प्रूफ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है घटनासार अर्धवार्षिकी और वार्षिकी दोनों में दिया हुआ है। अब आपने कितने अच्छे से पढ़ा है ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, स्पेशल में भी दिया हुआ है। आरती देखिए 24 मई 2024 को उत्तर प्रदेश बहराइच जिले की आरती हैं, 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक आरती हैं, लंदन में इनको जो है पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं पिंक ई रिक्शा पहल। और ये प्रश्न अगला है, देखिए मैं अब पेज अलग कर दिया हूं। प्रश्न एशिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार का विजेता कौन है। घटनासार पेज नंबर 179, घटनासार अर्धवार्षिकी के पेज नंबर 32 पर दिया हुआ है। और ये बहुत ही आसान प्रश्न है और लगभग सारे मैगजीन में आपको मिल जाएगा। आलोक शुक्ला भारत इसके उत्तर है। प्रूफ की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि हाँ क्रॉनिकल में भी दिया हुआ है पेज नंबर 33। ठीक है, दृष्टि में भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए 35वें गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड से किसको पुरस्कृत किया गया, आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के प्रयासों के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ भी आपको प्रूफ मिल गया, 35वें गोल्डमैन इंक्वायर आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्रॉनिकल का पेज है, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार, क्रॉनिकल का पेज है, पेज नंबर मैंने लिख रखा है ऑलरेडी प्रश्नों के ऊपर। पायल कपाड़िया, अगला करंट है, पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है। घटनासार वार्षिकी में 180 नंबर पेज पे दिया हुआ है, खोल के आप लोग देख सकते हैं। घटनासार अर्धवार्षिकी में 134 नंबर पर दिया हुआ है। प्रूफ की बात करें तो आइए, दृष्टि में भी दिया हुआ है, लगभग ये सारे मैगजीन में दिया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। कांस फिल्म महोत्सव यहाँ देख लीजिए, घटनासार का है, ऑल वी इमेजिंग इजलाइट पायल कपाड़िया को दिया गया है, पहली भारतीय है वो। ठीक है, 30 वर्षों के बाद ये मौका आया है। यहाँ पर भी देख लीजिए घटनासार अर्धवार्षिकी और वार्षिकी दोनों में दिया हुआ है, क्रॉनिकल में भी मैंने बताया है, सारे मैगजीन में ये भी आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कांस फिल्म का सब में दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी मैगजीन देखेंगे।
मानव मधु कश्यप, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की ट्रांसजेंडर बनी है क्या? घटनासार पेज नंबर 141 वार्षिकी। क्रॉनिकल जो सितंबर महीने का है, लगभग उसमें 2 महीने पीछे चलता है, पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है। तो मानवी मधु कश्यप जो ट्रांसजेंडर है वो पुलिस उप निरीक्षक बनी है बिहार में। साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाल ही में बिहार में सब इंस्पेक्टर बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है मानवी मधु कश्यप, बांका जिले की हैं ये। ठीक है। दूसरे स्रोत की बात करें, घटनासार ये भी है समसामयिक की, देखिए यहाँ पे है, एक क्रॉनिकल का है शायद। मधु कश्यप है पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। ठीक है। अब बात करते हैं इस करंट अफेयर्स के, बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया? घटनासार पेज नंबर 138 पर दिया हुआ है। ठीक है। और प्रूफ की बात करें, इनका तो हो ही गया ऊपर, यहाँ पर देख सकते हैं 21-22 के दौरान बिहार में लगभग 31% बिजली वगैरह है। एक बार बिहार सरकार ने देश में पहली बार ग्रीन बजट लागू किया है और 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया है। ठीक है। एकदम स्पष्ट रूप से प्रूफ मिल चुका है। तो 21-22 आपका ये उत्तर भी मिल गया है। जो मैं बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ, उसी क्रम में ये प्रूफ भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर 2 बार चढ़ाई किया? घटनासार पेज नंबर 144 खोल करके देख लीजिएगा, वार्षिकी वाला। सत्यदीप गुप्ता नाम दिया हुआ है। इसके साथ साथ जो है एक क्रॉनिकल में भी है, यहाँ देख लीजिए, घटनासार सत्यदीप गुप्ता है। पर्वताई 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से चौथी सबसे ऊंची है, इनकी चढ़ाई इन्होंने किया है। ठीक है। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 पुरुष एकल की बात कर रहा है, देख रहे हैं अगस्त क्रॉनिकल पेज नंबर 40 पर दिया हुआ है। घटनाचक दृष्टि में भी पेज नंबर 207 पर है और घटनासार वार्षिकी में भी पेज नंबर 190 पे है और घटनासार अर्धवार्षिकी में पेज नंबर 44 पे, सारे मैगजीन में है। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। कौन है? कार्लोस अल्कोराज। कहीं कहीं आधा ल दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा नाम इन्होंने लिख दिया है अलकराज। ठीक है। इनको बना दिया इंडियन अलकराज। क्या है नाम वास्तव में? इनका वास्तव में नाम है अल्कारेज। ठीक है। कार्लोस अल्कारेज इनका नाम है। ठीक है। पुरुष एकल किताब इन्होंने जीता है, स्पेन के निवासी है। ठीक है। ये हो गया प्रूफ। आइए यहाँ पे प्रूफ दिखा देते हैं एक जगह और। अर्धवार्षिकी में पुरुष एकल फ्रेंच ओपन, स्पेन के कार्लोस अल्कारेज। ठीक है। अब देखिए क्रॉनिकल का है पेज, पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कारेज, यहाँ पे इन्होंने भी अल्कारेज पूरा लिख दिया है। ठीक है। ये स्पेन के हैं। प्रश्न नंबर अगला, बिहार 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने यह रद्द कर दिया है। तो इसका उत्तर देखिए फिलहाल जो है नहीं मिला है इसमें, ये लोक स्पेशल किताब में किसी में होगा, तांतवी तंतवा बिहार स्पेशल। ठीक है। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? घटनासार वार्षिकी 137 पेज खोल लीजिएगा, आपको नाम मिल जाएगा। कौन नाम मिल जाएगा? श्री सम्राट चौधरी नाम मिल जाएगा। प्रूफ की बात करें तो दिखा देते हैं। ध्यान रखिएगा घटनाचक दृष्टि में भी है, लेकिन वहाँ पे सीधा वित्त मंत्री लिखा हुआ है, लेकिन घटनासार में स्पष्ट रूप से श्री सम्राट चौधरी भी लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं पेज है घटनासार वार्षिकी का। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 13 फरवरी को बजट पेश किया। क्लियर। तो अगला है रुचिरा कंबोज, जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं, के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पेज नंबर 144 अगर आप घटनासार वार्षिकी का खोलेंगे तो वहाँ पे आपके
आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हैं, ये उसी का पेज है। रुचिरा कंबोज स्पष्ट रूप से है, उन्होंने यूनेस्को में भी भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है। यही कथन यहाँ पर सत्य है, सी। ठीक है, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, प्रूफ आप लोग देख सकते हैं, घटनासार का प्रूफ है। ठीक है, घटनासार का है। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में नियुक्त से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह, ध्यान रखिएगा, कोटेश्वर के सिंह से साथ साथ एक और थे, म से कुछ नाम है, वो तो मद्रास के थे हैं। और इसका जो कोटेश्वर सिंह का दिया हुआ है, घटना चक्र दृष्टि में नाम तो दिया है कोटेश्वर सिंह और उन दोनों का, लेकिन कहाँ के जो है मुख्य, इससे पहले किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, एक घटना चक्र दृष्टि में भी नहीं दिया हुआ है। घटनासार की बात करें तो वहाँ पे नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है कहीं छिपा हो, तो आप लोग देखिएगा। तो कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे यहाँ आने से पहले। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान रखिएगा। और म से करके क्या नाम है याद नहीं आ रहा है, वो मद्रास से थे, कुछ नाम है। ठीक है, बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट में निम्नलिखित किस केंद्रीय प्रस्ताव को किया गया? कहां पर है वो? गया है। घटनासार वार्षिकी पेज नंबर 101, सितंबर का क्रॉनिकल में पेज नंबर 8 में दिया हुआ है। आइए प्रूफ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है घटनासार वार्षिकी का। बिहार के गया में विष्णु पद मंदिर व बोध गया में महाबोधि मंदिर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल व पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, किसमें? बजट में। एक घटनासार हो गया। ठीक है, आइए क्रॉनिकल का पेज है विष्णु पद और महाबोधि कॉरिडोर। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, विष्णु पद मंदिर बोध गया कहां पर है? गया में, बिहार के गया जिले में। स्पष्ट रूप से दोनों मैगजीन में मिल गया है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि जो मैं प्रूफ बताता हूँ गलत नहीं बताता हूँ। ठीक है, और क्यों? क्योंकि मुंह से केवल नहीं बताता, बहुत से लोग बता रहे हैं हमारे चैनल से आया, हमारे पेड बैच से आया, हमारे मैगजीन से आया। मैं सबका देख रहा था, उसके बाद हमने कहा कि रुकिए मैं अपना दिखाता हूँ। तो सीमित संसाधनों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सफलता प्राप्त करें। 10 किताब में उलझने की बजाय आप सीमित किताबों को पढ़ करके जल्दी से सफलता प्राप्त कर लें, यही मेरा उद्देश्य रहता है। और कहीं भी किसी के बहकाने में भटकाने में मत भटकिए, अन्यथा जीवन के 5-10 साल कब बीत जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। जब तक पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। अनुभव मेरा है, इसलिए मैं बता देता हूँ ये सब चीज़ें एक बड़े भाई की तरह, कोचिंग के हैसियत से नहीं, कोचिंग संचालक की हैसियत से नहीं, बल्कि एक भाई की हैसियत से मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। 1911-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ध्यान रखिएगा, ये 22-23 का पूछा हुआ है। घटनासार पेज नंबर 137 पे कुछ है, उससे आप अनुमान, इसी को कहते हैं अनुमान, और अनुभव के आधार पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। जैसे यहां देखिए प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है, प्रति व्यक्ति आय 59,637। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, ये बिहार बजट 2023-24 की बात कर रहा है, और ये जो प्रश्न पूछा गया है ये 22-23 का पूछा हुआ है। तो 22-23 में 54,111 अगर होगा, तो यहाँ जो है 23-24 में अगर थोड़ा सा परसेंटेज में वृद्धि हो रही है तो 59,637 हो सकता है। तो इस अनुमान से पीछे जा करके आप इसको चयन कर सकते थे। यहाँ पे दिमाग, माइंड ऑफ सेंस की बात होती है, कितना आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक साल पहले का कोई जा करके 2022-23 थोड़ी पड़ेगा, करंट का मतलब एक साल होता है, लेकिन ऐसे 1-2 प्रश्न ये लोग पता नहीं क्यों दे ही देते हैं। जैसे एक प्रधानमंत्री मोदी का प्रश्न आया हुआ है, क्या मतलब है? वो बहुत पुराना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? जून
कहीं नहीं मिला है, न घटनासार में मिला है, न न घटनासार में मिला है, न दृष्टि में ये है। ये है प्रश्न का उत्तर जून महीने के क्रॉनिकल के पेज नंबर 10 पर। इसीलिए देखिए मैं दो मैगजीन बताता हूँ, घटना चक्र या घटना चक्र दृष्टि या फिर घटनासार, दोनों ही एक दूसरे में ही खिचड़ी टाइप के सारे चीज़ दिए होते हैं उन दोनों किताबों में। इसीलिए मैं घटनासार को प्राथमिकता देता हूँ। घटनासार की भाषा शैली थोड़ी सी सरल और सटीक लगती है और घटना चक्र दृष्टि थोड़ा सा मुझे तो फिलहाल वाव लगती है। आपको अच्छी लगे तो पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो प्रश्न है सोमपेन जनजाति, पहली बात तो ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, आप लोग जीएस पढ़ते होंगे तो ये सोमपेन जनजाति बीच में कई बार चर्चा में भी आई थी, अंडमान निकोबार में ही पाई जाती थी। जीएस में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो आपने भूगोल पढ़ा होगा, उसमें ये प्रश्न मिला होगा कि अंडमान निकोबार में सोमपेन जनजाति पाई जाती है। विवाद में भी बीच में रही थी और अगर इन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का मतदान का प्रयोग करते हुए वोट दिया है तो ये यहीं पे दिए होंगे। ये आपको कंफ्यूज इसमें होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जनजातियाँ ऐसी हैं जो नॉर्मल हम लोगों के साथ घुलने मिलने में दिक्कत करती हैं। तो अंडमान से निकल करके आके उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल वोट नहीं देने वाली हैं। तो इस अनुमान से भी आप जो है आ सकते थे कि सोमपेन जनजाति जब अंडमान में पाई जाती है तो वोट भी वहीं देगी। प्रूफ की बात करें तो कहीं और नहीं मिला मुझे फिलहाल, न घटनासार में मिला न तो घटना चक्र दृष्टि में मिला। इसीलिए मैं एक उसमें से रखता हूं तो एक क्रॉनिकल रखता हूं। आपको अभी इसका महत्व और पता चल जाएगा। दो तीन प्रश्न ऐसे हैं जो कहीं नहीं है, वो क्रॉनिकल में मिल गए हैं। प्रूफ की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, क्रॉनिकल का है सोमपेन जनजातियों के सदस्यों द्वारा पहली बार मतदान किया गया। कहाँ किया गया? अंडमान निकोबार में किया गया है और ये वहीं पे निवास करने वाली जनजाति है। ठीक है। और इस प्रकार से जब कभी पेपर ऊपर पाया करिए, पहले तो लोग मोबाइल का ज़माना नहीं था तो कटिंग करके कैंची वैची से रख लिया करते थे, लेकिन अब जो है थोड़ा सा फैशन आगे बढ़ गया है। तो ऐसे में मोबाइल में भी अगर ऐसी चीज़ें दिखे तो उसे गैलरी में सेव कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो यहाँ पर भी देखिए पहली बार सोमपेन जनजातियों के सदस्यों ने किया मतदान। अंडमान निकोबार में पाई जाती है विशेष संवेदनशील जनजाति समूह है ये। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों से जल्दी नहीं घुलते मिलते हैं। बड़ा ही प्रयास सरकार वहाँ पे करती है कि इन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, तो किसी तरह से जो है ये चीज़ें सफलता मिलती नजर आ रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु कितनी है? कहीं नहीं है। ये प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं है, यानी न तो घटनासार वार्षिकी में है, न अर्धवार्षिकी में है, न घटना चक्र दृष्टि में है। कहाँ? ये मई वाले क्रॉनिकल के 12 नंबर पेज पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो आप लोगों को शायद ये समझ में आ रहा होगा कि क्रॉनिकल की क्या वैल्यू है। और कुछ लोगों ने कहा कि सर बड़ा बोर होता है। बिल्कुल सही बात है, बोरियत होती है। पहली बार में बोर होंगे, दूसरी बार में आपको अच्छा लगने लगेगा। और दवा तभी खाई जाती है, दवा हमेशा कड़वी होती है और दवा कोई शौक से नहीं खाता है, मजबूरी में खाता है। तो आपको भी पढ़ाई करना है, चाहे मजबूरी समझ के करिए, चाहे अपना सपना पूरा करने के लिए, चाहे शौक से, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं दो मैगजीन बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉनिकल में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है 85 वर्ष या अधिक आयु के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति है। ठीक है, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। कहाँ दिया है? क्रॉनिकल में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए मई 2024 लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन हुआ है? तो कृषि, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना या शिक्षा। पेज नंबर 137 घटनासार वार्षिकी खोलिएगा, आपको मिल जाएगा। प्रूफ की बात करें, साक्ष्य की बात करें तो आप देख सकते हैं सर्वाधिक व्यय जो हुआ है वह हुआ है शिक्षा पर। ठीक है, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है घटनासार अर्धवार्षिकी में, उसका ये फोटो है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए आइए, निम्नलिखित में किस फ्री स्टाइल भार में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में
2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने। घटनासार वार्षिकी पेज नंबर 200 पर खोलिएगा, वहां मिल जाएगा, या अक्टूबर महीने का क्रॉनिकल का पेज नंबर 42 खोलिएगा, वहां मिल जाएगा। 57 किग्रा है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। 57 किग्रा है, क्रॉनिकल घटनासार दोनों में दिया हुआ है, देख सकते हैं। भारत के लिए एक कांस्य पदक हरियाणा के ही 21 वर्षीय अमन सहरावत ने कुश्ती में 57 किग्रा भार में जीता है, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? ना 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 ना। यहां भी देखिए क्रॉनिकल में दिया हुआ है, अमन सहरावत पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती कितना 57 किग्रा कांस्य पदक इन्होंने जीता है, हरियाणा के रहने वाले हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? घटनासार 101 पेज खोलिए, आर्थिकी का पेज खोलिए बजट का, उसमें खोलिए, दृष्टि खोलिए, कोई भी खोलिए बजट का, तो 9 प्राथमिकताएं हैं। ध्यान रखना, पीसीएस आरओ के लिए हो सकता है पूछ दे कि कितनी प्राथमिकता है, तो 9 याद रखना। उसमें ऊर्जा सुरक्षा भी है, कृषि है, रोजगार है, लेकिन यही सतत विकास नहीं है। प्रूफ की बात करें आर्थिकी में भी है ये, तो देख लेना जा करके, ठीक है। यहाँ देखो, विकसित भारत के लिए बजट की घोषित 9 प्राथमिकताएं हैं। पहला है कृषि में उत्पादकता, दूसरा है रोजगार कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, पांचवा है शहरी विकास, छठा है ऊर्जा सुरक्षा, सातवां है बुनियादी ढांचा, आठवां नवाचार अनुसंधान और विकास, नौवां है अगली पीढ़ी के सुधार। तो 9 है प्राथमिकताएं, जिसमें से 3 विकल्प में था, वहां पे सतत विकास इसमें शामिल नहीं है, और ये हर मैगजीन मिल जाएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया? सारे मैगजीन में, छोटा से लेकर बड़ा तक। घटनासार अर्धवार्षिकी के पेज नंबर 21 और 1 पे मतलब वन लाइनर वाले में भी पहले ही पेज पे दिया हुआ है। 21 नंबर में एक बॉक्स बना के दिया हुआ है। घटनासार वार्षिकी के 52 नंबर पेज पे विस्तार में दिया हुआ है बॉक्स में बना करके, और अगस्त क्रॉनिकल 14 में भी दिया हुआ है। मतलब हर जगह, हर मैगजीन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं। साक्ष्य की बात करें तो ये आपका देख सकते हैं, घटनासार का है। यूनेस्को का पहला साहित्यिक शहर किसको घोषित किया गया? कोझिकोड को, ठीक है, यही तो प्रश्न है, कोझिकोड यही है, ठीक है। घटनासार। अगला जो साक्ष्य की बात करें तो वन लाइनर में देखिए मैंने बताया था, कोझिकोड साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है? कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है? केरल में है, मिल गया वन लाइनर में पहला पेज। फिर से देखिए, ये घटनासार वार्षिकी अर्धवार्षिकी सब में है। उत्तरी केरल के कोझिकोड को साहित्य शहर यूनेस्को का पहला घोषित किया, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर, ठीक है, हर जगह है, कोई बड़ी बात नहीं, हर जगह ये है। और ये है क्रॉनिकल का फोटो, कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे कि कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूस ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। फिलहाल ये चीजें घटनासार, क्रॉनिकल, घटना चक्र दृष्टि और में नहीं मिली हुई है, कहीं आपको मिले तो बताइएगा। फालतू के प्रश्न है, ऐसे बकवास प्रश्न पूछे नहीं जाते। अब अगला प्रश्न बना दे कि कहाँ पे कान में गोली लगा कि नाक में लगा, तो इस तरह के प्रश्न तो अजीब से हैं, लेकिन अब पूछा गया है तो भाई ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ दिया जाता है। या फिर अगर आपने कहीं सुना हो भाषण, चुनावी रैली, या कहीं पेपर में निकला हो तो भाई आप पढ़े हैं, ध्यान आ जाए तो बात ही अलग है। मोबाइल फोन के निर्माण की स्थिति में भारत का दूसरा स्थान है। आर्थिकी वगैरह में भी आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? हर जगह मिल जाएगा, सारे किताबों में। घटनासार वार्षिकी पेज नंबर 159, घटना चक्र दृष्टि पेज नंबर 85, और क्रॉनिकल वगैरह में भी मिल जाएगा। तो कहाँ है? अबू धाबी में है, हर जगह है। प्रूफ की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप, विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय जो 13वां सम्मेलन था संयुक्त अरब अमीरात UAE के अबू धाबी में संपन्न हुआ। दूसरा साक्ष्य की बात करें, दूसरे पेज में देख लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ भी दिया हुआ है अबू धाबी, ठीक है। 2 मैगजीन के पेज हैं, देख लीजिएगा। यहाँ देखिए दूसरे तरीके का लिखा है,
यहाँ दूसरी तरफ, ठीक है। वार्षिकी और अर्धवार्षिकी और वार्षिकी दोनों में दिया है। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? घटनासार किताबों को लिस्ट वाले में देखिएगा, पेज नंबर 171 वार्षिकी में। अगस्त की क्रॉनिकल लिए हैं आप तो पेज नंबर 38 में आप देखेंगे आर अश्विन नाम दिया हुआ है, और एस मोंगा नाम तो नहीं दिया है, आर अश्विन हर जगह दिया हुआ है। तो आर अश्विन एक ही जगह है, तो आपको भी वही करके निकलना था मुस्कुरा करके, ठीक है। प्रूफ की बात करें तो यहां देख सकते हैं घटनासार में है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, किसका है? रविचंद्रन अश्विन का। दूसरे किताब का प्रूफ दिखाएं आपको, तो जो क्रॉनिकल का है आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट, आर अश्विन दिया हुआ है ना। मस्त खुश है कि नहीं खुश है कि जो मैं बताता हूं सही है? सही है ना। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये आर्थिकी करेंट का है, लेकिन ये घटनासार और दृष्टि क्रॉनिकल में बहुत ढूंढा, मिला नहीं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अगर मिल जाए तो बताइएगा। अन्यथा जो है आर्थिकी इकोनॉमिक्स का जो किताब आप पढ़ते हो, सातों पार्ट में एक आता है ना अर्थव्यवस्था का, वहाँ पे आपको निश्चित रूप से अगर नई वाली लिए होंगे तो वहाँ पे इस प्रश्न का जवाब आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं आपको व्याख्या में अपडेट करके मिला होगा। इसीलिए कहते हैं सातों पार्ट पढ़ो, कहीं से भी एक ही प्रश्न का लाभ मिले उसे आप लेने की कोशिश करिए, ठीक है। ऐसे एक दो प्रश्न आपको मिल जाएंगे। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी में कितनी वृद्धि हुई? घटनासार वार्षिकी का पेज नंबर 116 खोरिएगा नहीं खोलिएगा, बिहार में खोरिएगा बोलते हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग बड़े बड़े बोलते हैं, व्याकरणिक दृष्टि से बड़े बड़े ही होगा, बड़ा बड़ा होगा, बड़ा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। उनका लोकल लैंग्वेज है, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन व्याकरण की बात जहाँ तक आएगी तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो उनको भी ये पता है कि हम बिहार में या दोस्तों से भरे ही बड़ा बड़ा बोलेंगे, लेकिन जब हल करना होगा सवाल तो वहाँ पे हम बड़ा बड़ा वाला ही चयन करेंगे, है ना। घटनासार 116 पे इसका साक्ष्य दिया हुआ है स्पष्ट रूप से, आप लोग देख सकते हैं। महिलाओं के मामले में श्रम बल भागीदारी में जो है वह है 23.3 से बढ़कर 37, यही है ना जी ऑप्शन, 23.337 यही तो है जी, 23.337 स्पष्ट रूप से पेज नंबर 116 में दिया हुआ है। बात ये अलग है कि आपने गौर से नहीं पढ़ा था, तो हो सकता है आपका गलत हो गया हो, तो हर चीज पे पैनी नजर बनाना आवश्यक है। 1 जनवरी 2024 किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? घटनासार पेज नंबर 60 पे देखेंगे तो रूसी राष्ट्रपति का नाम आपको दिखाई दे देगा। और राष्ट्रपति कौन है रूस के? आप सभी को पता है, व्लादिमीर पुतिन है राष्ट्रपति। कौन 16वें ब्रिक्स का अध्यक्षता किया? रूसी। अरे अध्यक्षता करने वाला देश में ही हुआ था, रूस के कजान में ये हुआ था, ध्यान रखिएगा PCS के लिए भी, ठीक है। और विषय भी ध्यान रखिएगा, थीम न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का कितना योगदान है? घटनासार पेज नंबर 138 खोलिएगा तो उसमें आपको 19 पॉइंट समथिंग दिखाई देगा, जिसे आप लगभग 19 मान सकते हैं। चाहे बात करें हम 2018-19 का तो यहाँ पे 19.4 है, और बात करें यहाँ पर 22-23 का तो 19.8 दिया हुआ है। और आपके प्रश्न में सन नहीं दिया है, लेकिन लेटेस्ट पूछा होगा तो लगभग 19 का चयन आप कर सकते हैं अगर पॉइंट नहीं दिया है तो, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री आभास जिमेक्स 2024 कहाँ किया गया? बेहद ही आसान प्रश्न है, हर मैगजीन में हर जगह आपको मिल जाएगा, जबान पर रटा हुआ है जिमेक्स, ठीक है। यह घटनासार वार्षिकी पेज नंबर 151, अर्धवार्षिकी पेज नंबर 108, क्रॉनिकल पेज नंबर 37, और आपके दृष्टि में भी और किसी भी किताब में मिल जाएगा। योकोसुका जापान में ही ये अभ्यास हुआ है, ठीक है। ये देखिए प्रूफ घटनासार का है, योकोसुका जापान में हुआ था, 8वां संस्करण है, भारत और जापान का समुद्री अभ्यास है जिमेक्स।
और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कहाँ है, नीचे है। ए है जापान समुद्री अभ्यास भारत के बीच में योकोसुको में हुआ, 8वां अभ्यास था भारत और जापान के बीच में। ये है क्रॉनिकल का पेज नंबर 37 जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है? घटनाचक्र दृष्टि की बात करें 143 में है। घटनासार वार्षिकी अर्धवार्षिकी में नहीं मिला है, लेकिन मई का क्रॉनिकल आप उठाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा गया जिला। अरे सॉरी, गया नहीं, पटना है जी, पटना है, पटना। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर 2 मैगजीन बताया है, घटनासार और क्रॉनिकल। अगर घटनासार में नहीं मिला तो क्रॉनिकल ने कवर कर दिया, क्रॉनिकल ने नहीं किया तो घटनासार ने कर दिया। तो आप देख रहे होंगे 70-80% घटनासार, बाकी जो अधूरा रह गया चीज़ें तो बहुत कुछ है, सारी चीज़ें लगभग क्रॉनिकल में भी हैं। लेकिन जो 2-4 प्रश्न मैंने दिखाया, जैसे मतदान का आयु वाला 85 वर्ष है, और क्या दिखाया था सोमपेन जनजाति वाला, वो कहीं नहीं है, न घटनासार में है न घटनाचक्र दृष्टि में है, लेकिन क्रॉनिकल में दिया हुआ है। तो 2 प्रश्न का लाभ कम समझते हैं, 2-3 प्रश्नों का बहुत होता है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। यह पूरे एशिया में, ध्यान रखिएगा, पूरे एशिया में डॉल्फिन पर अपनी तरह का एकमात्र शोध है। ठीक है। तो ये क्रॉनिकल का पेज था। अब बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का कुल सकल मूल्य वर्धित योगदान कितना है? घटनासार पेज नंबर 107 पर खोलेंगे तो आपको ये दिखाई दे देगा। ठीक है। ये तो डॉल्फिन वाला हो गया। यहां पर देख सकते हैं कृषि, अरे भाई 22-23 है, देखो 17.7, 27.6, 54.7, यही तो बता रहा है, यही तो प्रश्न पूछ रहा था जी, अलग थोड़ी पूछ रहा है, यही तो है। देखो 17.7, 27.6, 54.7, घटनासार पेज नंबर 104 वार्षिकी। ठीक है। अब क्या लोगे, हूबहू सेम टू सेम तो सब दे दिया मैंने, हैं? आइए अगला प्रश्न, ओलंपिक दिवस 2024 जो कि 23 जून को मनाया जाता था, विषय क्या था? एक साथ एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए, चलो चलो आगे बढ़े, सीखे खोजें एक बेहतर दुनिया के एक साथ। अरे भाई इंग्लिश में ही दिया है, कोई बात नहीं, बहुत से लोग इतना अनुवाद तो कर ही लोगे। देखो इतना बड़ा हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी मान लो तुम्हारा कमजोर है तो इंग्लिश छोटा सा लिखा हुआ है, तो इतना बड़ा हिंदी है तो बड़ा अंग्रेजी भी थोड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखो पेज नंबर घटनासार वार्षिकी पेज नंबर 206, अर्धवार्षिकी 157 में दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया है तो क्या हुआ, इतना तो यार अंग्रेजी आता ही होगा। देखो 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, क्या अर्थ हुआ जी? यही तो हुआ, आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं, एंजॉय। ठीक है। और सेलिब्रेट का मीन्स वही होगा ना, क्या बोलते हैं, जश्न, जश्न मनाने को ही तो सेलिब्रेट कहते हैं भी, और कहीं है जश्न वगैरह, इतना तो इंग्लिश तो सभी जानते हो कितना भी कमजोर हो। ठीक है। आइए एक घटनासार हो गया, और घटनासार अर्धवार्षिकी में भी देखो 23 जून, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक है। क्या हिंदी हो गया इसका? चलो आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए। ठीक, चलिए। और अगला प्रश्न कौन सा है, बच रहा है, लगभग 2 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? हर जगह मिल जाएगा। घटनासार अर्धवार्षिकी पेज नंबर 50, घटनासार वार्षिकी पेज नंबर 85, दृष्टि पेज नंबर 76, क्रॉनिकल मई पेज नंबर 17, मतलब हर जगह वो मौजूद है। तो ये वाला तो हर जगह मौजूद है, नाटो में स्वीडन शामिल हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं, आसान प्रश्न है, हर जगह आसानी से आपको मिल जाएगा। मेरा काम है साक्ष्य देना, आपका विश्वास दिलाना, ताकि आप अपने मार्ग से भटके नहीं, तो मैं इसीलिए हर चीज़ का दिखा देता हूँ। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश, आराम से आप देख सकते हैं, जो नाटो में शामिल हो चुका है। ठीक है। ये घटनासार हो गया, अर्धवार्षिकी और वार्षिकी में देखिए बाकायदे बॉक्स बना करके दिया हुआ है। स्वीडन भी अब अमेरिका के नेतृत्व में वाले सैन्य संगठन नाटो
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य बन गया है। कुल 32 सदस्य हो गए स्वीडन को मिला करके। 31वां सदस्य कौन था पूछ देगा तो क्या कहोगे? फिनलैंड, वही अगल बगल स्वीडन के है क्या। चलो, स्वीडन बना नाटो का 32वां देश। कहां है, किसका पेज है, पहचान रहे हो? क्रॉनिकल का है, हर जगह है, देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्रिसिल, क्रिसिल की रेटिंग देखिए। तीसरा प्रश्न है जो कहीं नहीं मिला है, क्रॉनिकल में है। फिर से जोड़ देगा, तीसरा प्रश्न है, 1 2 3। पहला कौन? सोमपेन वाला, जो घटनासार और दृष्टि किसी में नहीं है लेकिन क्रॉनिकल में था। दूसरा प्रश्न वोट देने वाला जो बुजुर्गों का आयु का था 85 वर्ष या अधिक, वो भी क्रॉनिकल में था। घटना चक्र दृष्टि और वार्षिकी अर्धवार्षिकी किसी में नहीं मिला है। और तीसरा ये प्रश्न है क्रिसिल वाला, जो कि घटनासार, वार्षिकी, अर्धवार्षिकी और दृष्टि किसी में नहीं मिला है, वो मिला है मई क्रॉनिकल पेज नंबर 15। फर्क बस इतना है कि यहाँ पे लाख करोड़ दिया हुआ है, वहां पे करोड़ की जगह डॉलर दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? डॉलर, डॉलर दिया हुआ है। 5 से 7 लाख डॉलर दिया हुआ है, लाख डॉलर, ये भाषा है। ठीक है, अगर इसे करोड़ में करोगे तो यही ना होगा जी, देख लेना जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा होगा। ठीक है, प्रूफ दिखाएं? प्रूफ, ओके। चलो आओ भैया, भारत 2031, 30-31 दोनों है, ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे आगे दिखाते हैं। 6 मार्च 2024 को कहा कि यह 2031, क्रिसिल देखिए नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अगले वित्त वर्ष में भारत जीडीपी इतना इतना हो जाएगा, यह अर्थव्यवस्था भी दोगुनी हो जाएगी। 5 लाख से 7, यहाँ 7 लाख, फोटो खराब हो गया है, साफ नहीं है। यहाँ देखो भैया, वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31 दोनों है, ध्यान रखना। 5 लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार कर 7 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के करना था अगर ध्यान रहता है। हमास के शीर्ष नेता इस्लाम हानिएह की 31 जुलाई 2024 कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां पर हत्या कर दी गई है? ये ईरान का मैटर है, आपको पता होगा। इजराइल और ईरान में अभी बहुत मामला चल रहा था, वहीं पर हुआ था। और ये फिलहाल घटनासार और घटना चक्र दृष्टि दोनों में नहीं मिला है, और हम या ढूंढ नहीं पाए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल ये पेपर में बहुत चला था। इस्लाम हानिएह की मृत्यु जो हुई थी, हत्या हुई थी हवाई हमले में, वो ईरान के थे। ठीक है, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव में जीते गए। घटनासार अर्धवार्षिकी पेज नंबर 20 पर है, आप लोग देख लीजिए। क्योंझोर है, थोड़ा सा नाम इन्होंने जो है गलत टाइपिंग कर दिया है, क्योंझर लिख दिया है, क्योंझोर है, आधा क है। हिंजली की बात करें, हिंजली से नवीन पटनायक थे, क्योंझोर से मांझी थे। आपको प्रूफ दिखाएं तो देखिए, मांझी अपने गांव में सरपंच रहे 2004 में अपने गृह जनपद क्योंझर या क्योंझोर से विधानसभा चुनाव जीता और क्योंझोर का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा, यहीं से जीतकर मुख्यमंत्री कुर्सी पर पहुंचे हैं। बाकी नवीन पटनायक की बात करें तो उन्होंने कहां से चुनाव लड़ा था? वो हिंजली से। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही आसान है, आप सभी लोग पता होगा, गिरिराज सिंह बेगूसराय है। घटनासार अर्धवार्षिकी के पेज नंबर 15 पे भी दिया है और घटनासार वार्षिकी के पेज नंबर 50 पर दिया है, जो मोदी मंत्रिमंडल का सब नाम दिया हुआ है, सीरियल से दिया हुआ है, बहुत सारे नाम है, उन्हीं में छिपे हुए हैं नाम गिरिराज सिंह बीच में। तो गिरिराज सिंह को क्या दिया गया? कपड़ा मंत्रालय। घटनासार वार्षिकी से लेकर के अर्धवार्षिकी दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय मिला है। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-21 सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी। इसका देखिए पहला उत्तर होगा, ये आपको मिल जाएगा आर्थिकी वाले किताब में, इसीलिए कहते हैं 2-2, 3-3 नंबर का महत्व होता है। आर्थिकी किताब भी ले लीजिए। फिलहाल ये
बजट वगैरह में भी देख लीजिएगा, मैं तो ढूंढने का प्रयास किया, थोड़ा सा नहीं मिल पाया है। 2024 में शेख अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं? कुवैत के हैं। कुवैत के हैं। घटना चक्र दृष्टि में पेज नंबर 173 में दिया हुआ है, क्रॉनिकल में दिया हुआ है। कुवैत में ध्यान रखिएगा, एक चीज और प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, पहली बार जो है हिंदी रेडियो चलाया गया है कुवैत में, अगर प्रश्न आ जाए तो कर देना, ठीक है। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? स्पष्ट रूप से नारियल इसमें नहीं है, तिल है, सोयाबीन है, मूंगफली है, ये सब तो है, लेकिन नारियल नहीं है। घटना सार पेज नंबर 119 और 100 नंबर दोनों पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहां तक कि जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी नारियल नहीं रहता। ये देखिए 7 वर्षों के आत्मनिर्भर बनाना है, इसमें जो तिलहन में शामिल है, देखो रेपसीड सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, तिल है, लेकिन कहीं भी आपको नारियल दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। साथ ही कपास के बीज, चावल की भूसी, वृक्षजनित तेलों जैसे वो करना है, लेकिन यहाँ पे नारियल नहीं दिखाई दे रहा है। और यही जो 3 नाम डार्क किया हुआ है नीले रंग से, वो वही आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, और यही नारियल नहीं था, ठीक है। चलिए, इसका प्रूफ हो गया। तो यहाँ भी देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी आप अगर ध्यान रहता आप कर लेते कि नारियल तो कभी पढ़ा रहे, मूंगफली पढ़ा, सूरजमुखी पढ़ा, सोयाबीन, तिल, ये सब तो दिया हुआ है, लेकिन कभी भी नारियल आप नहीं पढ़े होंगे। समुद्री तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान निकोबार परियोजना का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किया गया। इसका देखो ये करंट कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत पुराना, अगर 23 का भी है करंट 12 महीने ही माना जाता है, 1 साल, ठीक है। अब ये किसी को याद होगा तो ठीक है, नहीं तो जो है छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न फिलहाल जो है 2024 की किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें नहीं है, पुराने वाले में होगा तो पता नहीं, ये नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हो कि लगभग मैंने आपको 37 क्या 38 प्रश्न लगभग साक्ष्य दिया है। 42 प्रश्न पूछे हैं, इसमें जो है 42 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के हैं ये बिहार में पूछे गए हैं, जिसमें बिहार स्पेशल का भी करंट अफेयर्स कुछ शामिल है, जिसमें से वो कौन श्री सिंह करके क्या था नाम, वो जो कि पेरिस ओलंपिक में कुछ की थी, उनका जो है फिलहाल नहीं मिला इसमें। हो सकता है बिहार किसी स्पेशल किताब मिला हो इसमें। मतलब लगभग 37 से 38 प्रश्नों का मैंने साक्ष्य दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये 2 जो मैगजीन मैंने बताया है, घटना सारवार्स की और क्रॉनिकल, इसको तन मन धन से ईमानदारी से पढ़िए, हो जाएगा काम। और इससे ज्यादा कोई माइकलाल कर भी नहीं पाएगा करंट में, बता रहा हूँ। 40 आ रहा है, 35 कर ले रहे हैं आप, सर्वश्रेष्ठ है। 35 आ रहा है, 30 कर ले रहे हैं आप, बेस्ट है। उससे ज्यादा न कोई कर पाएगा, न करने की कोशिश करिए। रही बात है इक्का दुक्का प्रश्न, उसके लिए जान नहीं दिया जाता है। बाकी के प्रश्न है ना जी, 35 घटाओ 115 बचा करो, 40 घटाओ 110 बचा, उसमें आप ताकत लगाइए। क्यों परेशान है इतना बोझ पाल करके? जनगणना, हालांकि ये जीएस का पार्ट है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि साफ साफ जो है, हालांकि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, किसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, वो कौन सा जिला है, जनगणना का विषय है। तो ध्यान रखिएगा, कटिहार है, लेकिन कटिहार से ऊपर भी एक है, पश्चिमी चंपारण है शायद, अभी मैं दिखाता, हाँ ये है पश्चिमी चंपारण, जहां पे 6.35% अनुसूचित जाति यानी एसटी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पाई जाती है। तो नंबर 1 तो पश्चिमी चंपारण है, बशर्ते भैया चारों विकल्प में जब पश्चिमी चंपारण है, नहीं तो क्या प्रश्न छोड़ के चले आओगे? दूसरा ऑप्शन पे है 5.86 के साथ। मेरे बुक में जो जनगणना का आने वाला है पेज नंबर 46 पर दिया हुआ है। हालांकि ये बहुत जगह मिल जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही किताब से में है, बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन मेरे किताब की खासियत है कि इतने सुंदर तरीके से स्पष्ट रूप से मैंने बनाया है कि आप देख करके खुद ही मस्त हो जाएंगे कि वाह क्या बात है। तो आप लोग देख सकते हैं न्यूनतम एसटी जनसंख्या है, सर्वाधिक या शीर्ष एसटी जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला एसटी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर पहला देखिए पश्चिमी चंपारण है, दूसरे पे कटिहार है, तीसरा जमुई है, चौथा बांका है। तो बहुत ही साफ सुथरा रंग से डबल कलर में दिया हुआ है। ये सब बहुत किताबों में मिल जाएंगी, लेकिन ये जो सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है ये सब में नहीं मिलती है।
अगला भी एक जनगणना का प्रश्न है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग का अनुपात क्या है? बहुत ही आसान है, हर जगह मिल जाएगा, लेकिन मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा आपको दो दो जगह। बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। पहला ही पेज है बिहार जनगणना का, और आप देख सकते हैं लिंगानुपात 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। दूसरे पेज में भी मिल जाएगा, यहाँ भी देखिए एक बार दे दिया है, और आप यहाँ पर भी टोटल दशक जो है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल ये जनगणना जीएस का विषय है। जीएस पे अभी और हम लोग बात करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, टेंशन मत लीजिएगा। तो आप लोग विश्वास करिए, जो चीज़ स्रोत बताया हूँ आप उसी को मुस्कुरा करके पढ़िए, एकदम ईमानदारी से पढ़िए, बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैगजीन पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 मैगजीन, घटनासार, वार्षिकी, अर्धवार्षिकी, जो भी आए। अर्धवार्षिकी जैसे जो पहले ले लिया था, पढ़ा होगा तो उसको वार्षिकी थोड़ा सा जल्दी लगा होगा, आसान लगा होगा, यानी आधा ऑलरेडी जनवरी से जून तक पढ़ चुका था आदमी, फिर उसको जून के बाद से पढ़ना था, तो उधर तैयार कर लिया। तो अर्धवार्षिकी आए तो उसको लेके रख लो, वार्षिकी आए उसको ले लो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। क्रॉनिकल मंथली हर महीने लगाया करो, उसका फायदा ये होगा कि हर मंथ में आपको जो है चीज़ें नई नई पेपर जो हुए रहते हैं वो सारे पेपर मिल जाते हैं, तो आपको भटकना नहीं पड़ता, उसको सॉल्व कर लीजिए। पीछे कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, और 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 3 का मतलब है 1.33 के हिसाब से नंबर सोच रहे हैं, 4.5 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो 3 1 4, हाँ 4 तो हो ही जाएगा। 4 नंबर नहीं, 0.4 में लोग प्री से बाहर हो जाते हैं, आधा आधा नंबर, एक एक नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं। तो जो घटना चक्र दृष्टि और आपके घटनासार दोनों में नहीं था, 3 प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा जो है क्रॉनिकल दिखाया, बाकी चीजें तो नॉर्मल है ही, सब में है। तो भाई मैगजीन 2-3 क्यों पढ़ा जाता है? वही 10-20% जो आपका अलग होता है उसी को कवर करने के लिए। जैसे 3 प्रश्न क्या है? 3 प्रश्न नहीं है दोनों मैगजीन में, आप चाहे घटनाचक्र दृष्टि पढ़ रहे हैं चाहे घटनासार पढ़ रहे हैं, वो 3 प्रश्न तो दोनों नहीं दिया है, उसको कवर कर दिया कौन? क्रॉनिकल ने। अब बात आती है क्या दृष्टि और घटनासार दोनों पढ़े? नहीं, दोनों में जो बेस्ट लग रहा है वो पढ़िए, और एक इसको लगाइए। और मुझे, मेरी बात करें मेरी पसंद का, तो मुझे घटनासार पसंद है, इसलिए घटनासार पढ़ता हूँ, साथ में क्रॉनिकल पढ़ता हूँ। तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी पढ़िए, नहीं तो आपकी मर्जी। तो देखिए, बहुत ही मेहनत करने के बाद ये सब चीज़ें मैं आपको दे पाता हूँ, हड़बड़ी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अकेले करना है, मेरे पास टीम तो है नहीं भैया, सब कुछ अकेले करता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो करता हूँ देर हो लेकिन दुरुस्त हो, इसी में मेरा यकीन रहता है। इसीलिए वीडियो भी थोड़ी लंबी बन जाती है, लेकिन ये आपके मूवी देखने से, आपके पिकनिक मनाने से, आपके पार्क में बैठने से कम समय में बन जाता है। इसलिए पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम दूसरा है तो आप करिए, अन्यथा इसे बिना भगाए स्किप किए हुए आपको देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका, इसी पर आपका भविष्य टिका हुआ है। क्योंकि गाइडलाइन अगर सही नहीं मिलता है तो आदमी भटकता रहता है, और एक गाइड करने वाला सही अभिभावक या एक दोस्त या एक बड़ा भाई मिल जाता है तो हमारे राह आसान हो जाते हैं। माँ बाप हो या बड़े भाई हों या गुरु हों या अभिभावक हों, कभी गलत राय नहीं देते हैं। तो मैं भी ऐसी ही निस्वार्थ सेवा करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग भटकिए नहीं, क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, भटका हूँ, बहुत चीज़ें हुई है, वो सब कहानी बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको मुझसे लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।